हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसके की प्रोविज़न्स को हम आर्टिकल 22 के अंडर स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, ऐसे पर्सन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जिनको कि स्टेट या पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है या फिर उनको डिटेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कब किया जाता है, उसने जब क्या किया हो, कोई भी ऑफेंस किया हो, कोई भी अपराध किया हो। वो ऑफेंस किस टाइप का हो सकता है, वो ऑफेंस क्या है, सिविल भी हो सकता है और वो ऑफेंस क्या हो सकता है, क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सिविल ऑफेंस में क्या आता है, एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे क्या है, किसी भी पर्सन का क्या है, डिफेमेशन जो है वो क्या है, हम सिविल जो है सिविल केसेस में उसको स्टडी करते हैं। ये कहलाता है किसी भी पर्सन की जो मानहानि होती है, डिफेमेशन होता है, मीन्स क्या है कि किसी भी पर्सन का कुछ ऐसा उसको क्या करना, कुछ ऐसा बोलना जिससे कि क्या है कि उस पर्सन की जो इमेज है, जो पब्लिक में उसकी इमेज है वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उसकी जो सम्मान है, उसके जो रिस्पेक्ट है उसको क्या पहुँचे, उसको भारी लॉस हो जाए, और क्या है कि किसी भी डिग्निटी को क्या है उससे कोई भी उसकी प्रॉपर्टी या फिर फाइनेंशियल लॉस भी हो। ये सब चीज़ें क्या हों, डिफेमेशन के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई पर्सन क्या है उसको क्या करता है, उसकी पब्लिक, किसी दूसरे पर्सन की पब्लिक में बनी हुई इमेज को क्या करता है, ख़राब करता है या उसे मैलाइन करने की कोशिश करता है, तो जो पर्सन है जिसका कि डिफेमेशन किया जा रहा है वो क्या कर सकता है, सिविल कोर्ट में क्या है, अपना क्या है वो केस कर सकता है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिविल ऑफेंस, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिविल ऑफेंस का एग्जांपल क्या है, डिफेमेशन करना। और दूसरा हम बात करते हैं अब क्रिमिनल ऑफेंस की, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, क्रिमिनल ऑफेंस में क्या आता है, जैसे किसी भी पर्सन का मर्डर करना या फिर थेफ्ट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर में आती हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में आती हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को क्या है, इन दोनों ही ऑफेंसेस में क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, अक्यूज्ड पाया जाता है, तो क्या है उसको पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि डिटेंशन क्या होता है, ठीक है, या डिटेन करना क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंडिया में जो डिटेंशन है वो क्या है, 2 टाइप्स का होता है और इसी में हम क्या है, डिटेंशन का मीनिंग भी समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो डिटेंशन है इसका मीन्स भी क्या होता है, सिंपली किसी को क्या करना होता है, डिटेंशन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से उसको अरेस्ट करना ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो क्या है, इंडिया में जो डिटेंशन है वो क्या है, 2 टाइप्स का है, जिसमें कि पहला है डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन को। क्या है कि कोई भी पर्सन अगर क्या है, किसी भी ऑफेंस को अगर कमिट कर देता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन क्या है, मर्डर कर देता है और उसके बाद क्या होता है, उसका कोर्ट में ट्रायल चलता है और क्या है, उसको कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसको दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, तो उसको पनिश करने के लिए क्या है, उसको पनिश करने के लिए प्यूनिटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं दूसरा कि क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिएगा कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होता है, नहीं तो वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जाता है। इंडिया को छोड़कर किसी भी वर्ल्ड की अदर कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है।
स्टूडेंट्स, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये क्या होता है, बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मेज़र होता है। ठीक है, प्रिकॉशनरी मेज़र होता है जो कि बेस होता है सस्पिशन पर। ठीक है, जो कि किस पर बेस्ड होता है, सस्पिशन पर। मीन्स कि क्या है, शंका या शक के आधार पर किसी भी पर्सन को क्या है, अगर इस पर्पस से कि वो क्या करता है, नियर फ्यूचर में क्या करता है, किसी भी ऑफेंस को क्या कर सकता है, कर सकता है। मीन्स किसी भी क्राइम को वो कर सकता है, किसी भी दूसरे पर्सन को वो हानि पहुंचा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, नियर फ्यूचर में, निकटतम भविष्य में। तो क्या है, उसको एज ए प्रिकॉशनरी बेसिस क्या कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा क्या है, सिर्फ शक के बेसिस पर, यानी संदेह के बेसिस पर, सस्पिशन के बेसिस पर ही उसको क्या कर लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाती है। क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं, अभी उस पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, ये आशंका हो गई है पुलिस को या स्टेट को कि ये क्या कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है या फिर किसी भी पर्सन को सीरियस थ्रेट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसके इस ऑफेंस को रोकने के लिए, जो कि वो क्या है, निकटतम भविष्य में, नियर फ्यूचर में करने की सोच रहा है या करने वाला है, तो उसको रोकने के लिए इस पर्पस से क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा या स्टेट के द्वारा पर्सन को क्या कर दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए हुए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोसेस कहलाती है। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होता है, जबकि क्या है, अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा डिटेंशन का, कि जो क्या है प्यूनिटिव डिटेंशन है, वही क्या है, वर्ड्स की अदर कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस को कर देता है, मीन्स कोई भी अपराध वो कर चुका होता है, चाहे वो सिविल ऑफेंस हो या फिर क्रिमिनल ऑफेंस हो, उसके बाद क्या है, उसका कोर्ट में ट्रायल होता है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पनिश करने के लिए क्या लाया जाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ठीक है, और वही क्या कहलाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन की प्रोसेस कहलाती है। तो हमने समझा कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन क्या थी। द आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स। इसके बाद हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 22 है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें क्या करा गया है, जिसमें किसी भी ऐसे पर्सन को क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है जिसे कि अरेस्ट किया गया हो स्टेट या पुलिस के द्वारा, या फिर उसका डिटेंशन किया गया हो। और मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया में जो डिटेंशन है, डिटेंशन की प्रोसेस क्या है, 2 टाइप्स की हैं, जिसमें कि पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जिसमें से कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्या है, इंडिया का ही अपना एक यूनिक फीचर है, जिसमें कि किसी भी पर्सन के क्राइम करने से पहले ही, ठीक है, सिर्फ आशंका के बेसिस पर, सिर्फ शक के बेसिस पर, सस्पिशन के बेसिस पर उसको क्या कर दिया जाता है, स्टेट के द्वारा या पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, ताकि वो क्या है, किसी भी पब्लिक को क्या है, पब्लिक ऑर्डर में क्या है, कोई भी क्या है डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना कर दे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्राइम ना कर दे जिससे कि क्या हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अफेक्ट हो। ठीक है, इस बेसिस पर ये किया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 22 जो है ये क्या है, इसके भी अपने 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि जो पहला पार्ट है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें ऐसे केसेस को डील करते हैं जो कि क्या हों, ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड हों। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, जो आर्टिकल 22 है इसके भी 2 पार्ट हैं, जिसमें से कि जो पहला पार्ट है वो किससे डील करता है, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उनसे, जो सामान्य नियम कानून होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 22 का पहला पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है, द सेकेंड पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ।
और जो आर्टिकल 22 का दूसरा पार्ट है वो क्या करता है, जो अभी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी केस आते हैं उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट मैटर्स को हम ये आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट के अंडर स्टडी करते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो कि क्या है, किससे डील करता है, ऑर्डिनरी लॉज के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं उनको बताता है, उनसे डील करता है। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का वो बताता है कि अगर किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जिसको कि अरेस्ट किया गया हो, किसी भी अगर क्या है उसने किसी ऑर्डिनरी लॉ को ब्रीच किया है या फिर क्या है कोई भी ऐसा क्राइम किया है जो कि ऑर्डिनरी लॉ के अंदर उसके प्रोविजंस आते हैं, तो उसमें क्या है उस कन्विक्ट पर्सन को या फिर उस अरेस्टेड पर्सन को क्या है कुछ राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में। तो हम उसको स्टडी करते हैं, जिसमें कि पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को क्या किया गया है, अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको क्या है, उस पर्सन को इस चीज़ को जानने का अधिकार है कि क्या है उसको किस बेसिस पर, किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट करने का क्या रीज़न था पुलिस के द्वारा। ठीक है, ये है कि उसको बताया जाएगा कि आपको इस बेसिस पर क्या है अरेस्ट किया गया है। ये क्या है, किसी भी ऐसे पर्सन के राइट्स हैं जिसको कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है नॉर्मल प्रोविजंस में। ठीक है, सेकेंड राइट ये दिया जाता है कि उस पर्सन को क्या है जिसको कि अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, उसको ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी क्या है लीगल पिटिशनर से कंसल्ट कर सकता है और उससे क्या है अपना जो भी है विधिक कार्य को, अपने केस को क्या है अपने को डिफेंड कर सकता है। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, यानी कोई भी लॉयर को वो क्या कर सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है अपने केस से रिलेटेड और अपना क्या कर सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है, खुद के बचाव में क्या कर सकता है, किसी भी लॉयर को रख सकता है जो कि क्या है उसको उसके केस को क्या करेगा, डील करेगा। और स्टूडेंट्स, इसमें जो उस अरेस्टेड पर्सन को थर्ड राइट दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि क्या है उसको क्या किया जाएगा, 24 आवर्स के पीरियड के अंदर ही क्या करना होगा, किसी भी क्या है मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। पुलिस क्या है अगर किसी भी पर्सन को क्या करती है, अरेस्ट करती है, तो उसे क्या करना है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स उसको क्या करना होता है, किसी भी जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कि क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास क्या करना पड़ता है, 24 आवर्स के अंदर ही उस अक्यूज्ड पर्सन को या फिर उस अरेस्टेड पर्सन को क्या करती है पुलिस, क्या करती है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि उसको फिर उसके बाद का आगे का जो भी टाइम है उसके बाद वो बताया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आगे उसको रिलीज़ करना है या फिर उसको फर्दर क्या करना है, अरेस्ट ही किए रखना है या जेल में ही रखना है। ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड की जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बताया है कि जो ये 24 आवर्स का टाइम है जिसमें कि क्या है किसी भी पर्सन को अगर पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है, तो उसे 24 घंटों के अंदर ही क्या करना पड़ता है, किसी भी जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने क्या होता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या है जर्नी टाइम को भी इंक्लूड किया गया है। मीन्स कि क्या है, मान लीजिए क्या है कि कोई क्या है, कोई एकदम से कोई दुर्गम इलाका है, कोई डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ पे क्या है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या है किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में है, और वो क्या है किसी गांव से पुलिस ने पकड़ा है जो कि जहाँ से उसके डिस्टेंस क्या है कम से कम 40 किलोमीटर है। तो अगर उसको 3 घंटा लगता है पुलिस के पास पहुँचने में, तो वो टाइम भी क्या होगा 24 घंटे में क्या होगा इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी उस टाइम में उसमें 24 घंटे के टाइम पीरियड में क्या है काउंट किया जाएगा। ठीक है, जर्नी टाइम को भी इंक्लूड किया गया है। और ये कहा गया है कि जब से आपने उस पर्सन को क्या किया है, अरेस्ट किया है, उसके 24 आवर्स के भीतर ही आपको क्या करना होगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, जिसमें कि जर्नी टाइम क्या है वो इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट है राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। ये कहा जाता है कि अगर क्या करता है, अगर मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये डिसीज़न दे देता है कि क्या है उसको रिलीज़ करना है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसको क्या है मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ उसका डिटेंशन किया ही जाएगा तो उसको क्या है डिटेन किया जाएगा। मीन्स कि जैसा भी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, अपना जो भी वो ऑर्डर देंगे, जो भी वो जजमेंट देंगे, वही क्या किया जाएगा, उसके द्वारा ही फिर आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी, ये बताया गया है। ठीक है, जैसा भी क्या है जो उनके द्वारा जो मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ हैं जो फर्दर डिटेंशन है उसके बारे में जब तक नहीं बताएंगी क्या है तब तक क्या है पुलिस के द्वारा क्या है उसको अपनी अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस के अगर क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करती है, बताती है, कहती है कि इसको क्या है और आगे बढ़ाना है और आपको डिटेंशन करना है तो क्या है वो उसको फिर पुलिस को इस चीज़ का राइट होगा कि हाँ वो डिटेंशन जो है वो वैलिड है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कह देते हैं कि नहीं क्या है अगर अब आप इसको क्या है डिटेन नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, उन्हें उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में ही हम पढ़ रहे थे कि जो ये हमने पहला जो पार्ट है इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी पर्सन को जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है उसको क्या है अंडर क्या है ऑर्डिनरी लॉज के प्रोविजंस में तो उसको क्या है 4 राइट्स दिए गए हैं उस अरेस्ट पर्सन को। सबसे पहला ये दिया गया स्टूडेंट कि वो अरेस्टेड पर्सन क्या पूछ सकता है, अपना ग्राउंड जान सकता है कि बताइए आपने किस बेसिस पर मुझे क्या किया है, अरेस्ट किया है। दूसरा ये है कि वो क्या कर सकता है, उसको इस चीज़ का राइट है कि वो अपने लिए क्या कर सकता है, एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी एक क्या है लॉयर को क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है और जो कि उसको क्या करेगा, कानूनी सलाह देगा और उससे केस से रिलेटेड क्या है उसके केस को डील करेगा, उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और थर्ड राइट अरेस्टेड पर्सन को ये दिया गया है कि उसको क्या करना होता है, पुलिस के द्वारा उस पर्सन को विदिन 24 आवर्स जिसमें कि जर्नी टाइम को भी इंक्लूड किया जाता है, उसको क्या करना होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जब तक क्या है उसको क्या है 24 आवर्स के जो अंदर जो टाइम पीरियड है उसके बाद जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब बताता है कि उसको आगे फर्दर डिटेन किया जाना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है आगे की प्रोसेस की जाती है और उसके लिए परमिशन किसकी चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ की ही परमिशन चाहिए होती है। ये हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है उसमें अगर हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है या स्टेट के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो क्या है उसको ये 4 टाइप्स के जो हैं राइट्स क्या हैं अंडर आर्टिकल 22 4 टाइप्स के राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं उस अरेस्ट पर्सन को। इन क्या है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में। फिर ये बताया गया है कि जो ये सेफ गार्ड्स हैं ये क्या हैं, किसी भी एनिमी एलियन को नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि क्या किया गया हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर क्या किया गया हो, उसको डिटेन किया गया हो, उसको ये जो 4 राइट हमने अभी पढ़े ये उस पर्सन को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, किस पर्सन को, जो कि क्या हो एनिमी एलियन हो, मीन्स क्या हो कोई भी क्या हो, जैसा कि हमने अपने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमी एलियन क्या होते हैं। एनिमी एलियन क्या होते हैं, ऐसे किसी भी देश के सिटीज़न होते हैं जिससे कि क्या हो इंडिया क्या हो डायरेक्टली किसी वॉर में इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या, ऐसी कंट्री के लोगों को या ऐसी कंट्री के सिटीज़न को क्या नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ये जो क्या है ये जो 4 राइट्स हैं जिसमें कि वो क्या है अपने अरेस्ट का ग्राउंड पूछ सकता है, रीज़न पूछ सकता है अरेस्टेड पर्सन और वो क्या कर सकता है अपने डिफेंड में एक लीगल प्रैक्टिशनर को ला सकता है, मीन्स अपने लिए खुद को एक क्या है खुद के लिए एक लॉयर को क्या कर सकता है अपॉइंट कर सकता है और उसको 24 आवर्स के सामने पुलिस के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, ये राइट दिया जाता है उसको। और साथ ही ये किया जाता है कि जब
क्या है, जब उसको 24 आवर्स के टाइम पीरियड के बाद जब मजिस्ट्रेट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाए, अगर वो क्या कहती हैं, अगर वो उसको क्या कहती हैं कि उसको कहती हैं कि रिलीज़ कर दिया जाए, तो पुलिस क्या है, पुलिस को उसको रिलीज़ करना होता है उस अरेस्टेड पर्सन को, जब तक कि उन मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई फर्दर आगे उसके डिटेंशन के लिए क्या है, कोई भी क्या है ऑर्डर नहीं दिया जाता है। मीन्स क्या है कि मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ जो भी बताती हैं, जो भी डिसीज़न लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है पुलिस को वर्क करना होता है। अगर मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि अब आप इसको क्या है रिलीज़ कर दीजिए, तो पुलिस को क्या होगा, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने पढ़ा कि अगर कोई एनिमी एलियन होगा तो उसको क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर क्या किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो या फिर डिटेन किया गया हो, ऐसे पर्सन को भी क्या है, ये जो 4 जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 22 उनके प्रोटेक्शन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा उस अरेस्टेड पर्सन को जिसको कि क्या किया गया है, अरेस्ट या डिटेन किया गया है अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और स्टूडेंट्स, हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में क्या पढ़ा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि क्या है सस्पिशन के बेसिस पर, सिर्फ संदेह के बेसिस पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा, जबकि स्टेट को लगता है कि वो क्या करने वाला है, नियर फ्यूचर में क्या है कोई भी ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिससे कि क्या है किसी पर्टिकुलर पर्सन को खतरा हो सकता है, या फिर पब्लिक को क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चीज़ क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो उस ऑफेंस को रोकने के लिए, उस पर्सन के जो ऑफेंस वो करने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए ही प्रिकॉशनरी बेसिस पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। अगर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन को इस बेसिस पर डिटेन या अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर, तो उसको ये जो 4 राइट्स हैं ये प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे टू द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया है कि जो ये जो 4 हम राइट्स की बात की जिसमें हमने जो कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीज़न दिया कि जो है कि जिनको क्या किया गया है, अरेस्ट या डिटेंशन किया गया है, ठीक है, उन पर्सन को क्या है जो कि आर्टिकल 22 को ऐसे पर्सन आर्टिकल 22 में कवर नहीं होंगे जिनको कि अरेस्ट किया गया है किस ऑर्डर में, कोर्ट के द्वारा। अगर कोई भी ऑर्डर आता है, जैसे मान लीजिए क्या है किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया, उसके बाद कोर्ट के द्वारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली और उसको कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अपने मन से नहीं पुलिस करती है, बल्कि कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या फिर किसी भी पर्सन को क्या है सिविल अरेस्ट है किसी भी पर्सन का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर्टिकल 22 का जो ये फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है अगर क्या है कोई भी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर देकर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या फिर कोई भी किसी का सिविल अरेस्ट है। वैसे मान लीजिए किसी ने क्या है डिफेमेशन किसी पर्सन का किया है, तो उसमें क्या होगा, ये आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा, इसमें जिसमें कि हम क्या है 4 राइट्स प्रोवाइड करा रहे थे, ये जो है 4 राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और अरेस्ट ऑन ए फेलियर टू पे द इनकम टैक्स, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको इसलिए अरेस्ट या डिटेंशन किया गया हो कि उसने क्या किया है, उसने इनकम टैक्स को पे नहीं किया है। ठीक है, यानी इनकम टैक्स को उसने नहीं भरा है पूरी तरीके से जितना उसे करना चाहिए था, और इस बेसिस पर उस पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट या डिटेंशन उसका किया गया है, तो तब ये आर्टिकल 22 का जो पहला पार्ट है जिसमें कि ये 4 क्या है, जो 4 ये जो राइट दिए गए हैं, ये उस पर्सन को जिसने कि टैक्स नहीं भरा है उसको भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये बताया गया है। या फिर सिविल अरेस्ट किया गया है किसी पर्सन का, तो उसको भी क्या है, ये राइट नहीं दिए जाएंगे। एक और ग्राउंड दिया गया है कि डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। इसमें ये कहा गया है कि अगर क्या है किसी भी एलियन पर्सन को डिपोर्ट किया गया है तो तब क्या है उस पर्सन को भी क्या नहीं दिया जाएगा, उसको भी ये 4 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट पार्ट के अंडर हैं, जो कि ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड हैं, लेकिन ये इनको प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसमें ये कहा गया कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तब पुलिस के द्वारा उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्या है अरेस्ट या डिटेंशन किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को देती है कि तब आप उस पर्सन को ये 4 राइट अरेस्ट के जब उस अरेस्टेड पर्सन को नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोई सिविल अरेस्ट हो, कोई सिविल केस हो, उसमें भी आप ये 4 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 22 के अंडर ये प्रोवाइड किए गए हैं फर्स्ट पार्ट में, ये आप उस पर्सन को भी नहीं दे सकते हैं। और साथ ही जिस पर्सन ने अपना इनकम टैक्स नहीं पे किया है और उसको क्या है पुलिस के द्वारा अरेस्ट या डिटेंशन किया गया है, तब भी आप उस पर्सन को ये अंडर आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके ये 4 जो हैं ये राइट्स उस पर्सन को भी नहीं देंगे। ठीक है, और साथ ही क्या है किसी भी पर्सन को अगर डिपोर्ट किया गया है जो कि क्या है एलियन है, फॉरेनर है, तो उसको भी क्या है ये राइट नहीं दिए जाएंगे। ये कहा गया है कि जो ये राइट है आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट पार्ट में हैं, जो कि क्या है ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड हैं, वो क्या हैं सिर्फ किसी भी क्रिमिनल नेचर, किसी भी ऐसे एक्ट के लिए दिए जाएंगे जो कि क्या है ऐसे ऑफेंस के लिए दिए जाएंगे कि जिसको किसी भी पर्सन को तब अरेस्ट किया गया हो जिसने क्या किया हो क्रिमिनल ऑफेंस किया हो या क्वासी क्रिमिनल ऑफेंस किया हो, या फिर क्या हो और सम एक्टिविटी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जो कि क्या हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या हो बहुत महत्व की हो, लेकिन क्या हो उसने उस एक्ट को किया हो जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट को क्या हो नुकसान हो रहा हो, जनहित में क्या हो वो काम क्या हो बहुत गलत हो। तो इन चीज़ों से क्या है इन चीज़ों में जिनको भी कन्विक्ट किया जाएगा, जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा पुलिस के द्वारा डायरेक्टली अरेस्ट किया जाएगा, तो उसी को क्या किए जाएंगे ये 4 जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्या कहा गया है कि जिसने क्या किया हो कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया हो या क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट किया हो, या फिर क्या हो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, हाईली क्या हो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो उस पर क्या किया जाएगा तब उस पर्सन को क्या किया जाएगा ये क्या है ये 4 राइट्स पे 4 टाइप के राइट्स दिए जाएंगे अंडर आर्टिकल 22 का, जो क्या है ऑर्डिनरी लॉज के प्रोविज़न के अंडर आते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं या क्वासी क्रिमिनल हैं या जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी क्या है ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो की जाती हैं, ये क्या होते हैं बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन क्या है किसी को खाली ना फंसा दे, इस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण जो क्रिमिनल एक्ट हैं, जो क्वासी क्रिमिनल एक्ट हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिव प्रेजेंस रखते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए ऐसे जो अरेस्टेड पर्सन हैं पुलिस के द्वारा डायरेक्टली जिनको विदाउट कोर्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन में क्या है ये 4 राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट है उसके बारे में। The second part of Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained under a preventive detention law। जैसे कि हमने ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, वो ऐसे पर्सन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जिनको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर क्या किया गया हो, अरेस्ट या डिटेंशन किया गया हो। मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कि ऐसे पर्सन जिनको क्या हो किसी भी सस्पिशन के बेसिस पर, किसी भी क्या है संदेह के बेसिस पर या फिर आशंका के बेसिस पर क्या किया गया है स्टेट या पुलिस के द्वारा उसका डिटेंशन किया गया है या फिर उसको अरेस्ट किया गया है। उसने अभी तक ऑफेंस तो नहीं किया है लेकिन क्या कर सकता है ऐसा पर्सन नियर फ्यूचर में क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को क्या पहुंचा सकता है, कोई भी थ्रेट पहुंचा सकता है।
ठीक है। इसके लिए दिस प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये कहा गया है कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी केस हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इस अंडर आर्टिकल 22 के सेकेंड पार्ट में। और इसमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है वो इंडियन सिटीज़न को भी कराया जाता है, और साथ ही साथ क्या हो, अगर कोई एलियन है, कोई फॉरेनर है, तो उसको भी क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें कि पहला बताया गया है कि द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड, ठीक है, डिटेंशन। द बोर्ड इज़ टू कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। स्टूडेंट्स, इस पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन को अगर जिसको कि क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिसको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उसका जो डिटेंशन का पीरियड है वो क्या है, तीन मंथ से यानी 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तक कि क्या हो एडवाइज़री बोर्ड के उसके बाद क्या है, तुरंत क्या है एडवाइज़री बोर्ड के द्वारा उसे बताना चाहिए, ठीक है, कि एडवाइज़री बोर्ड इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि क्या है कि 3 मंथ्स के बाद क्या है कि उसको उसका पीरियड, अगर टाइम पीरियड डिटेंशन का बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकती है, और अगर वो चाहे तो क्या है उसको घटा भी सकती है। लेकिन जो क्या है 3 मंथ से जो एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिटेंशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। और उसको क्या है 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, उसको एडवाइज़री बोर्ड है जिसमें क्या होते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो उस बोर्ड में बैठते हैं। एडवाइज़री जो बेंच होती है, ठीक है, एडवाइज़री बोर्ड होती है, ठीक है, उसको कौन लोग होते हैं, उसमें होते हैं हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या है उसके बाद क्या किया जा सकता है, डिटेंशन पीरियड को क्या है बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, वो इस चीज़ के लिए लायबल होते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है कि जो डिटेंशन का जो ग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, वो उस पर्सन को, डेटिन्यू को क्या होना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है उसको क्या है, उसको ग्राउंड डिटेंशन का कि आपको इस बेसिस पर पुलिस के द्वारा या स्टेट के द्वारा डिटेंशन किया गया है या अरेस्ट किया गया है, ये क्या है उस पर्सन को इस चीज़ का ग्राउंड बताया जाएगा, ये कहा गया है, जिसे कि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अरेस्ट या डिटेन किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ कही गई है कि अगर क्या है, अगर लगता है कि क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है वो चीज़ बताना क्या है गलत है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है कि डेटिन्यू को या उस जिसको कि डिटेन किया गया है जिस पर्सन को, कि उसको क्या है डिस्क्लोज़ करना उसके ग्राउंड को, तो क्या है स्टेट इस चीज़ से मना भी कर सकता है, ठीक है, उसके ग्राउंड को नहीं भी बता सकता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिसको क्या किया गया है अरेस्ट या डिटेंशन किया गया है, तो क्या है उसको उसका ग्राउंड बताया जाता है कि उसको क्यों डिटेंशन उसका किया गया है या फिर क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। और साथ ही स्टूडेंट, अगर ऐसा है कि उससे क्या है पब्लिक इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को कोई हानि पहुंच रही है, तो उस पर्सन को तब नहीं बताया जाएगा इस फैक्ट को कंसीडर करके कि इसको बताने से क्या है पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा, तो उस पर्सन को उसका ग्राउंड नहीं बताया जाएगा कि उसको क्यों डिटेन किया गया है पुलिस या स्टेट के द्वारा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, द डेटिन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। क्या है कि जो डेटिन्यू है यानी जो क्या है जिस पर्सन का डिटेंशन किया गया है उसको क्या है एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो क्या करे, अपने डिटेंशन ऑर्डर जो उसके लिए बनाया गया है जिसके थ्रू उसको डिटेन किया गया है उसको क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो क्या करे, खुद को रिप्रेजेंट करे
जो कि उसका डिटेंशन ऑर्डर है उसकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। उसका भी क्या है रिप्रेजेंटेशन का एक उसको मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी कि क्या है कि उसको क्या लगता है कि क्या उसको ठीक से क्या उसको एक प्रॉपर ग्राउंड पे ही एक प्रॉपर बेसिस पर ही उसको क्या है डिटेन किया गया है, या फिर उसे क्या लगता है कि मेरा जो डिटेंशन है वो क्या है अनुचित है। इस चीज़ की उसको क्या है एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने व्यूज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, बता सकता है। आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब। स्टूडेंट्स जो ये आर्टिकल 22 है इसमें क्या है ये बताता है कि क्या है पार्लियामेंट को क्या है पार्लियामेंट को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है। पार्लियामेंट जो है वो क्या है कुछ लॉज को बना सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट को कुछ पावर दी गई हैं जिसमें कि पहला है द सर्कमस्टेंसेज एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन कैन बी certain for more than, ठीक है, certain for the more than 3 months under a preventive detention law। स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि क्या किया जा सकता है। इसमें जो पार्लियामेंट है वो क्या बता सकती है कि क्या है किसी भी जो ये 3 महीने का जो डिटेंशन का पीरियड है, ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो उसको डिटेन किया जाता है वो क्या है जो उसको 3 मंथ से ज़्यादा क्या है बढ़ाना है, किस सिचुएशन में उसको कम करना है, या फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर कौन कौन से केसेस में उसको 3 मंथ्स रखना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर क्या कर सकती है पार्लियामेंट इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब कर सकती है कि क्या सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, क्या किसी भी केसेस का क्लासिफिकेशन का तरीका होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को जिसको कि डिटेन किया गया है उसको क्या है 3 मंथ से ज़्यादा 3 मंथ से ज़्यादा किया जा सकता है या नहीं डिटेन, ठीक है। इस चीज़ को बताती है पार्लियामेंट को इस चीज़ का राइट है कि वो क्या है सारी चीज़ों को उसको बिना एडवाइजरी बॉडी के ओपिनियन के बिना उसकी राय के इससे रिलेटेड लॉज को या इससे रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस को या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको क्या कर सकती है उनको क्लासीफाई कर सकती है, ठीक है। अलग अलग केसेस को अलग अलग क्लासीफाई कर सकती है और टाइम पीरियड को क्या है किन सिचुएशंस में किन केसेस में 3 मंथ से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाना है। ये चीज़ क्या है ये पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई है कि वो बिना एडवाइजरी बोर्ड के जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं उनके ओपिनियन के खुद भी इस चीज़ को कर सकती है। उस टाइम पीरियड को क्या कर सकती है उसको 3 मंथ से ज़्यादा बढ़ा सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस या फिर जो भी केस का टाइप है उस अकॉर्डिंग। और किस राइट में किसके अंडर इसको राइट दिया गया है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ठीक है उसमें। और सेकंड पॉइंट दिया गया है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। स्टूडेंट्स इसमें भी वही बताया है जो कि हमने पहले पॉइंट में समझा कि वो क्या कर सकती है पार्लियामेंट को इस चीज़ का राइट होता है। पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए क्या होती है ऑथराइज्ड होती है कि वो क्या बता सकती है ये कि जिस भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिसको डिटेन किया गया है उसके लिए क्या है मैक्सिमम पीरियड उसके डिटेंशन का क्या होना चाहिए इसको पार्लियामेंट क्या कर सकती है प्रेस्क्राइब कर सकती है बता सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये राइट पार्लियामेंट को दिया गया है और उसको क्या है अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग उसको क्या है क्लासीफाई भी कर सकती है। अलग अलग तरीके के केसेस में अलग अलग तरीके से उस टाइम पीरियड को बता सकती है कि वो 1 महीना हो सकता है या इस केस में 2 महीना होगा या फिर मैक्सिमम तो 3 मंथ्स है ही, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर क्या कर सकती है कुछ केसेस में तो जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड होते हैं पार्लियामेंट को ये भी राइट होता है कि वो क्या है चाहे तो 3 मंथ से ज़्यादा बढ़ा भी सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। और क्या है उसको क्या किया जाता है एक इंक्वायरी में क्या किया जाता है जो एडवाइजरी बोर्ड होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है फॉलो किया जाता है ये कहा जा रहा है, ठीक है।
The 44th Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2 months. Students, इसमें ये कहा गया है कि जो 44th Amendment Act of 1978 था उसके थ्रू क्या किया गया था कि जो ये क्या है, जो ये 3 months का जो डिटेंशन पीरियड था उसको क्या है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको 2 months बना सकती है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन को लिए हुए, बिना एडवाइजरी बोर्ड से पूछे हुए, बिना उनके सहमति के भी क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है। ये जो डिटेंशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड अभी तक 3 मंथ का था उसको रिड्यूस करके क्या किया जा सकता है, 2 मंथ्स किया जा सकता है। ऐसा इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज किया गया, चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो प्रोविज़न था कि 2 महीने का डिटेंशन किया जाए, ये क्या है, ये फोर्स में नहीं, ये एप्लीकेशन में नहीं आ पाया, ये क्या है, फोर्स में नहीं आ पाया। दिस प्रोविज़न हैज़ नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, मीन्स क्या हुआ, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। और अभी भी क्या है, जो ओरिजिनल पीरियड है ऑफ 3 मंथ्स का, जो कि डिटेंशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, वो क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी भी किसी पर्सन को मैक्सिमम टाइम पीरियड तक क्या कर सकते हैं, अगर उसको डिटेंशन किया जा सकता है तो वो कितना टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स है। उसको क्या किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी कि अब क्या करना चाहिए, उसको 3 मंथ्स की जगह रिड्यूस करके 2 मंथ्स कर देना चाहिए डिटेंशन का टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उस प्रोविज़न को एप्लीकेबल नहीं बनाया गया और फिर से वही प्रोविज़न एप्लीकेबल है। अभी तक भी यही होता है कि जो डिटेंशन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसमें क्या होता है, जो डिटेंशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 3 मंथ्स होता है। और उसके बाद क्या होता है, एडवाइजरी कमेटी के पास क्या जाना पड़ता है, फिर वो उसके बाद फर्दर अपने सुझाव देती है कि उस टाइम पीरियड को आगे बढ़ाना है या नहीं है। और पार्लियामेंट को भी क्या होते हैं, इस रिगार्डिंग क्या होते हैं, उसको भी राइट्स होते हैं, पार्लियामेंट को भी ऑथराइज किया गया है कि वो भी बता सकती है कि किन सर्कमस्टेंसेस पर किसी भी पर्सन का जो डिटेंशन पीरियड है वो 3 मंथ से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, The Constitution has divided the legislative power with regard to the preventive detention between the Parliament and the state legislatures. इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इससे रिलेटेड जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो कि कानूनी जो शक्तियाँ हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स बनाने की जो शक्तियाँ हैं, वो क्या है, दोनों को ही दी गई है। किस किस को दी गई है, पार्लियामेंट को भी दी गई है और साथ ही जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको भी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, दी गई है। किससे रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs and the security of India. Students, इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो यूनियन है, उसको क्या दिया गया है, उसको एग्जीक्यूटिव उसको एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। ठीक है, उसको उस चीज़ की क्या है, कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, वो ऐसे जो कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हों या फिर क्या हों, जो डिफेंस से रिलेटेड प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केस हों, या फिर क्या हो, जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस हों, या फिर क्या हो, इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस हो, उनमें क्या है, अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि किससे रिलेटेड हों, ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस जो कि किससे हों, जो कि इंडिया की डिफेंस से रिलेटेड हों, या फिर क्या हो, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हों, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड हों। ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, लॉज बनाने की जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, जो कंप्लीट अथॉरिटी है, वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और इसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, साथ साथ में लॉ बना सकते हैं। किसके लिए, दोनों को ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज बनाने की क्या है, इंडिपेंडेंस है।
ये बताया गया है, ठीक है। दोनों ही क्या है, लॉ बना सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या है, इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं उन लॉज को बनाने की उसके पास क्या है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, जो कि क्या है, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड हो, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। उस केसेस में जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ये कहा गया है कि इसके बाद कि फॉर रीजन्स कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज इसेंशियल टू द कम्युनिटी। ये कहा गया है कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट और जो पार्लियामेंट है, उन दोनों को ही, स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को ही, दोनों को ही ये राइट दिए गए हैं कि वो क्या कर सकते हैं, साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉज बना सकते हैं जो कि किससे रिलेटेड हो, स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर क्या हो, जब भी क्या हो जो ये सप्लाईज है या मेंटेनेंस है, ठीक है, सप्लाई है किसका, जो कि क्या होती है, इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी होती हैं, जो उनका मेंटेनेंस होता है, जो उनकी सप्लाई होती है, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉज को बना सकते हैं, जो कि क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, या फिर क्या करते हैं, कोई भी जो क्या है, जो पब्लिक इसेंशियल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें होती हैं उनके क्या है, उनकी सप्लाई के लिए क्या है, प्रोविज़न्स बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। दोनों को ही राइट दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि क्या है, अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को बनाया गया है। अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कौन कौन से बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें से कि 1950 में बनाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जो कि एक्सपायर हो गया इन 1969, ठीक है, जिसको रिपील कर दिया गया 1969 में। उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971, ठीक है। ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971। और स्टूडेंट्स, इसे भी क्या कर दिया गया है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है, पार्लियामेंट के लॉ से रिपील कर दिया गया है। अब इसको भी क्या है, एक्सपायर कर दिया गया है। कब किया गया, 1978 में इसको एक्सपायर कर दिया गया। स्टूडेंट्स, ये जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसे मीसा एक्ट कहा जाता है, 1971 में इसको लाया गया था। और इस मीसा एक्ट का क्या है स्टूडेंट्स, जब इमरजेंसी लगी थी, क्या था, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में 1975 से 1977 के टाइम पीरियड में, जो नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी, तो तब उस टाइम पे स्टूडेंट्स ये जो मीसा एक्ट है 1971 का, इसका क्या है, इसका बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, मिसयूज़ किया गया था। इसमें क्या किया गया था, कांग्रेस के द्वारा जितने भी अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया गया था, उनको एज ए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पर उनको जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। सबको अरेस्ट कर लिया गया था, जितने भी क्या है अपोजिशन के लीडर्स थे, ठीक है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सबको क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। और उसी में क्या है, जब क्या है 1976 में क्या है, जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो क्या हैं, वो अपनी बेटी का नाम भी इसी बेसिस पर क्या रख देते हैं, मीसा रख देते हैं, ठीक है, ताकि क्या है, उस टाइम पे ये जो लॉ था इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी कांग्रेस के अपोजिशन में जितने भी लीडर्स थे सबको क्या कर दिया, जेल में भर दिया था, सबको अरेस्ट करवा दिया गया था। तो इसी बात से क्या था कि उसी टाइम पे क्या था, 1976 में जब लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है उनका नाम भी मीसा इसी बेसिस पर रखा गया है। ये क्या है, एक क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको क्या है,
1978 में ही इसको क्या कर दिया गया, ताकि इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। क्या कर रही थी, जो गवर्निंग अथॉरिटी थी, जो कांग्रेस थी, उसमें जो गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी, बहुत मिसयूज़ कर रही थी इस रूल का, इस एक्ट का। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, 1978 में इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एक्सपायर कर दिया गया। नेक्स्ट एक्ट आया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉफीफोसा 1974 भी कहा जाता है। ये एक्ट भी पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड था। नेक्स्ट एक्ट बनाया गया 1980 में, जिसे कि कहा गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नासा। ठीक है, 1980 में बनाया गया। ये भी किसके द्वारा बनाया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा ही, जिसे क्या कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नासा 1980। नेक्स्ट बनाया गया prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodities act। ठीक है, PBMSECA इसका नाम रखा गया 1980। ये एक्ट भी किसके द्वारा बनाया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्या है, ये लॉ है, और इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा 1985। ये जो टाडा एक्ट था, ये क्या था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। ठीक है, ये भी क्या था, बहुत खतरनाक था, बहुत पावरफुल एक्ट था, 1985 में से बनाया गया था। और इसको क्या कर दिया गया, 1995 में इस टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा को 1995 में रिपील कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया 1995 में। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के द्वारा ही नेक्स्ट एक्ट बनाया गया प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ से, वो लॉ से रिलेटेड वो था प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड क्या था, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, जिसे कि PITN DPSA 1988 का एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा 2002, जिसे कि रिपील कर दिया गया 2004 में। ठीक है, ये जो क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, 2002 में बनाया गया था, और इसे भी 2004 में रिपील कर दिया गया। इसे भी क्या कर दिया गया, एक्सपायर कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट था वो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 1967। ठीक है, 1967 में पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया, जो कि क्या है, आज तक प्रिवेल है, जो कि क्या है, अभी भी कंटिन्यू है इसके प्रोविजंस। वो क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 1967 का। और इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किए गए डिफरेंट टाइम्स में, जैसे कि 2004 में इसको पहली बार अमेंड किया गया, फिर 2008 में अमेंड किया गया, फिर 2012 में अमेंड किया गया, और क्या है, रिसेंटली अभी लास्ट ईयर क्या है, 2019 में भी इसको क्या किया गया था, इस अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 को 2019 में भी क्या है, रिसेंटली क्या किया गया था, इसको अमेंड किया गया था, और अभी भी क्या है, ये एक्ट क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज हमने इसमें क्या समझा, आर्टिकल 22 के प्रोविजंस को समझा, जिसमें कि हमने पढ़ा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 22 है वो क्या करता है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है या कि जिनको स्टेट या किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा डिटेंशन किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, उससे रिलेटेड क्या है, क्या क्या राइट्स आर्टिकल 22 के अंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी कंट्री जो इंडिया है, इसमें क्या है, जो डिटेंशन की प्रोसेस क्या है, वो क्या है, 2 टाइप्स की हैं, जिसमें कि एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, फिर हमने इसको समझा आर्टिकल 22 को कि क्या है, इसमें पार्लियामेंट को भी क्या है, कुछ स्पेशल क्या है, राइट्स दिए गए हैं कि क्या वो क्या कर सकती है, और वो कुछ लॉज बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी क्या है, कुछ राइट्स दिए गए कि वो क्या कर सकती है, वो भी अपने अकॉर्डिंग लॉज बना सकती है, किससे रिलेटेड, प्रिवेंटिव, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इससे रिलेटेड लॉज को
बना सकती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्या है, इंडिया अकेली ऐसी वर्ल्ड में अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज़ बीन डन इन इंडिया। कहा गया है कि वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में क्या है, किसी ने भी अपने यहाँ पर क्या है, अपने देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को क्या है, अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि क्या है, ऐसा सिर्फ इंडिया में ही किया जाता है। और ये कहा गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो यूएसए में अननोन है। ठीक है, वो यूएसए में क्या है, उस चीज़ को क्या है, अप्लाई किया ही नहीं जाता है। वहाँ पर क्या है, अभी उस कॉन्सेप्ट को खोजा ही नहीं गया है, ये बताया गया है। It was resorted to in Britain only during First and Second World War time। ये बताया गया है कि इसको यूज़ किया गया था, इसको एक बार लाया गया था ब्रिटेन में, क्या है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को यूज़ किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। और स्टूडेंट, ये बताया गया है कि इंडिया में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है वो तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रिटिश रूल से ही तभी से क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ब्रिटिश रूल से ही क्या है, ये तभी से ये कॉन्सेप्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये उसी टाइम से ये प्रचलित हो रहा है और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है, हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कि क्या है, एक सस्पिशन के बेसिस पर, एक संदेह के बेसिस पर क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा कि ये क्या है, नियर फ्यूचर में कोई भी इलीगल ऑफेंस कर सकता है, कोई भी इलीगल वर्क कर सकता है, कोई भी ऑफेंस कर सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को खतरा हो सकता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसका वो जो ऑफेंस है वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एज ए प्रिकॉशनरी मेज़र पर, ठीक है, प्रिकॉशनरी बेसिस पर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसका क्या है, मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, इसको इसीलिए ख़तरनाक माना गया है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो क्या करना चाहें, किसी भी पर्सन से अपनी कोई क्या है, कोई उनकी क्या हो, आपस में क्या हो, कोई झगड़ा हो या कोई बैर हो, तो उस चीज़ से भी वो क्या है, इस लॉ को यूज कर सकती हैं। अगर क्या है, कोई अथॉरिटीज़ हैं तो वो क्या कर सकती हैं, इसका क्या है, इसका एक गलत यूज़ ना करें, इसका मिसयूज़ ना करें। ये इसीलिए कहा गया है कि वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज़ हैं, इसमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं लाया गया है कि कैसे आप किसी के ऊपर सिर्फ शक के बेसिस पर, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को डिटेन कर ले रहे हैं या अरेस्ट कर ले रहे हैं, जब तक कि उसने क्या है, अभी तक कोई क्राइम किया ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में तो ये क्या है, ब्रिटिश टाइम से ही, ब्रिटिश रूल के टाइम से ही क्या है, प्रिवेलेंट है। और कहा गया है कि क्या है, इसको ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यूज़ किया गया था, जैसे कि क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में क्या है, द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 में यूज़ किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को। और साथ ही जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 है प्रोवाइडेड, इसको बताया गया है कि इन दोनों जो एक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बताते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को। ये कब के एक्ट हैं, एक तो 1818 का रेगुलेशन एक्ट है और एक क्या है, 1939 का क्या है, रेगुलेशन एक्ट है। तो ये बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे क्या किया गया था, ये प्रोविजंस बनाए गए थे। ठीक है।
जिसमें कि इसको एप्लीकेबल बनाया था ब्रिटिश ने, ठीक है। और इंडिया में क्या है, आज ये एप्लीकेबल हैं, लेकिन वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में क्या है, इनको एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। किसको एप्लीकेबल नहीं किया जाता है? हम पढ़ रहे हैं ओनली प्रिवेंटिव डिटेंशन को, ठीक है। जहाँ तक कि जो दूसरा पार्ट था, जो पहला पार्ट था उसका, जिसे कि हम कह रहे थे प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है, जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। वो तो अदर कंट्रीज़ उसको यूज़ करती हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या किया जाता है, अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऑफेंस को कर लिया है और क्या है, उसके बाद में क्या किया जाता है, उसका ट्रायल क्या है, कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है, तो तब उस बेसिस पर उसको पनिश करने के लिए क्या किया जाता है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंडिया में तो यूज़ होता ही है, साथ ही वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में भी इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि जो ये रेगुलेशन ऑफ जो एक्ट था, जिसमें कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 और रेगुलेशन ऑफ 1818 का था, जिसमें कि क्या था, द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, ठीक है। और जो दूसरा एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 का, ये दोनों लॉज क्या बताते हैं, ये प्रिवेंटिव क्या है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसके लॉज को बताते हैं, ठीक है। ये दोनों लॉज कौन कौन से थे जो कि इससे रिगार्डिंग हैं, जो उसको बताते हैं कि क्या है, पहले भी ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया था और इंडिया में भी क्या था, ये ब्रिटिश रूल में प्रिवेल हुआ था। ब्रिटिश रूल में कब हुआ था, बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 में, और दूसरा कब हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 में। इन दोनों लॉज में क्या मिलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हमें मिलते हैं, जो कि इंडिया में ब्रिटिश रूल में ही यूज़ हो रहे थे। और हमने ये पढ़ा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भी क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आर्टिकल 22, जिसमें कि हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को हमने स्टडी किया, कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।